आज बोर्ड पे हम लोगों को देखना है, पता है क्या क्या, ये चैप्टर 9 से रिलेटेड है। और चैप्टर 9 में जो है ना हम लोगों को गाय की नस्लों के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कशन करना था। तो गाय की नस्लों के बारे में जो है और भी चीज़ें बताई गई हैं हम लोगों को, जो टेलीग्राम पे आज भेज दिया गया है। देखे हैं सभी लोग, और टेलीग्राम पे आज जो भी भेजा गया है मोस्टली उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव भी है लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्टिव है। जो डिफरेंस भेजा गया है ना, वो सारा डिफरेंस जो है हम लोग देख लेंगे, वो सब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो है भेजी गई होंगी जो ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव में इसमें से आता है कौन कौन, बताएं ज़रा। ऑब्जेक्टिव में होगा हम लोगों का रिवॉल्यूशन जितना दिया गया है, ठीक है ना, कृषि से संबंधित जितने भी रिवॉल्यूशन दिए गए हैं वो है, प्लस पशु प्रजनन के बारे में जो दिया गया है ना, ये दीर्घ उत्तरीय में आता है, दीर्घ उत्तरीय एकदम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोगों को गेहूं की कुछ वैरायटीज़ दी गई होंगी, जैसे कि सोनारा 64। तो सोनारा 64 जो है, इसमें एक याकटाना और एक याकवी, ये दो अलग अलग प्रकार की गेहूं की नस्लें प्रयोग की जाती हैं। दो अलग अलग प्रकार की गेहूं की नस्लें। एक नस्ल है कौन सी, बताएं जरा। गेहूं में, गेहूं के लिए जो है अगर हम लोगों को वैरायटी देखना हो, ठीक है ना, गेहूं की अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी देखनी हो, बेहतरीन वैरायटीज़, तो इसमें सबसे पहला नाम जो है हम लोगों को लिया गया है किसका, सोनारा 64, ठीक है ना, सोनारा 64। और ये सोनारा 64 जो है वो किससे किससे बनता है बताएं। सोनारा 64 जो है ये बनाने के लिए दो प्रयोग करना होगा गेहूं की वैरायटी, एक याकटाना, ठीक है ना, याकटाना, और एक कौन, याकवी। समझ में आया ना, याकटाना और याकवी, ये दो गेहूं की प्रजातियां हैं। और इन दो गेहूं की प्रजातियों को उपयोग करके संकरित करा के क्या बनाया गया है, सोनारा 64 बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सोनारा 64 बनाया गया है। तो सोनारा 64 क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसकी वैरायटी है, क्या बताएंगे हम लोग, गेहूं की वैरायटी है। इसी प्रकार से एक और देखें हम लोग, नाम दिया हुआ है कल्याण सोना। किसका नाम दिया है, कल्याण सोना। तो कल्याण सोना जो गेहूं है, कल्याण सोना गेहूं को बनाने के लिए भी दो प्रकार के गेहूं का उपयोग किया गया है। बताएं जरा कौन कौन, पेंजामो 62 सिब, ठीक है ना, हाँ पेंजामो, समझ में आया ना, पेंजामो 62 सिब, समझ में आया ना, ये गेहूं की प्रजाति है। और एक और जो गेहूं का प्रयोग किया गया है उसका नाम है गैबो 55। क्या नाम है, गैबो 55, नॉट 65, समझ में आया ना। तो ये दोनों गेहूं को संकरित करवा के क्या बनाया गया है बताएं, कल्याण सोना बनवाया गया है। कल्याण सोना का हम लोग याद रखेंगे। एक और हम लोगों को जो है ना सरबती सोनारा का दिया हुआ है। ये सरबती सोनारा कैसे बनाया गया है बताएं जरा। देखें हम लोग, सरबती क्या चीज़, सोनारा, ठीक है ना, सरबती सोनारा। तो सरबती सोनारा गेहूं जो है बनाने के लिए, हाँ सरबती सोनारा, इस गेहूं को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, सोनारा 64 का। किसका प्रयोग किया गया है, सोनारा 64। समझ में आ रहा है ना। ये अलग अलग गेहूं की प्रजातियां हैं, ये सब हम लोगों को टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। एक और प्रजाति है सोनालिका। तो सोनालिका जो है, इसमें इसको बनाने के लिए लार्मा रोजो, ठीक है ना, लार्मा रोजो का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, लार्मा रोजो का प्रयोग किया गया है। तो ये गेहूं की वैरायटीज़ का नाम हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना होगा। एक और नाम हम लोग देखते हैं किसका बताएं, गेहूं के बाद जो है अब हम लोग जो है थोड़ा सा गाय की नस्लों पे विचार कर लेते हैं। गाय की नस्लें हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, जिनको हमने बताया था कि एक दिन हम लोग देख लेंगे इसको। तो गाय की 3 प्रजातियां हैं। एक जो है सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या चीज़, करन स्विस, नंबर 1 पे क्या नाम लिखेंगे बताएं, करन स्विस। तो ये करन स्विस गाय जो है इसको बनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए करन स्विस गाय बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उन प्रजातियों का नाम बताएंगे। 2 प्रजातियां जो है उपयोग की गई हैं। एक हम लोगों को यूज़ किया गया, अच्छा इसको डेवलप किया गया है पता है कहाँ पे, NDRI करनाल में। कहाँ पे डेवलप किया गया है, NDRI करनाल। करनाल कहाँ है,
हरियाणा। समझ में आ रहा है ना। और NDRI क्या होता है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NDRI करनाल में डेवलप किया गया है। कौन सी गाय को? करन स्विस को। तो सवाल है कि करन स्विस को बनाने के लिए, ठीक है ना, किसका किसका प्रयोग किया गया है? करन स्विस जो है इसको बनाने के लिए हम लोग जो है कौन कौन सी नस्ल का प्रयोग किए हैं? तो एक सांड है, ब्राउन स्विस। सांड का नाम क्या है बताएं? ब्राउन स्विस, ठीक है ना। ब्राउन स्विस क्या चीज बताएं? ब्राउन स्विस सांड, ठीक है ना। और गाय जो है वो कौन सी ली गई है? ब्राउन स्विस, ठीक है ना। ब्राउन स्विस हो जाएगा। ब्राउन स्विस क्या चीज? सांड। और गाय जो ली गई है ना, गाय कौन सी ली गई है बताएं जरा हम लोग। एक गाय है साहिवाल। समझ में आ रहा है ना? कौन सी गाय? साहिवाल। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों का साहिवाल गाय, समझ में आ रहा है ना। साहिवाल गाय का जब हम लोग ब्राउन स्विस सांड के साथ संकरण कराते हैं तो कौन सी प्रजाति मिलती है बताएं? करन स्विस मिलती है। ये पहली प्रजाति हो गई गाय की, ठीक है ना। अब दूसरी वैरायटी हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरी वैरायटी हम लोग देखते हैं। दूसरी वैरायटी में जो है जरसिंद गाय का नाम आएगा। गाय का नाम क्या आएगा? जरसिंद, ठीक है ना। तो ये जरसिंद गाय जो है कैसे बनाई जाती है ये देखना है। जरसिंद गाय बनाने के लिए जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो जरसिंद गाय बनाने के लिए जो गाय होनी चाहिए वो सिंधी नस्ल की, और सांड जो होना चाहिए वो किस नस्ल का? जर्सी नस्ल का, ठीक है ना। जर्सी, समझ में आ रहा है ना। जर्सी क्या होना चाहिए बताएं? सांड, ठीक है ना। और गाय होनी चाहिए कौन सी बताएं? सिंधी। सिंधी नस्ल की क्या होनी चाहिए? गाय होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंधी नस्ल की गाय। तो इस तरह से यहाँ पे जर्सी है और वहाँ पे सिंधी है, दोनों को मिला के क्या बन गया है बताएं? जरसिंद। क्या बन गया है? जरसिंद। तो ये जरसिंद गाय जो है ना, इसकी मतलब जो है दूध देने की क्षमता एक ब्यांत में 3500 से 4000 लीटर है। समझ में आया ना। 3500 से 4000 लीटर एक लैक्टेशन पीरियड में ये 3500 से 4000 लीटर दूध देती है। और इसके पहले वाली जो गाय थी करन स्विस, इसका 3200 लीटर है, 3200 लीटर। चले हम लोग तीसरी गाय देखते हैं। तीसरी गाय का नाम है करन, क्या चीज? करन स्विस तो हो गया है। अब इसके बाद आएगी करन फ्राई। समझ में आया ना। कौन सी गाय? करन फ्राई। तो ये करन फ्राई गाय जो है वो किससे बनाया गया है, किससे डेवलप किया गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि करन फ्राई गाय जो है वो किससे बनाई गई है, तो करन फ्राई गाय में होल्स्टीन फ्रिसियान सांड लिया गया है। कौन सी? होल्स्टीन। होल्स्टीन, होल्स्टीन क्या चीज? होल्स्टीन फ्रिसियान। होल्स्टीन फ्रिसियान क्या चीज बताएं? सांड। होल्स्टीन फ्रिसियान सांड। और गाय कौन सी ली गई है? थारपारकर। नाम सुने? थारपारकर, ठीक है ना। थारपारकर क्या बताएं? गाय। तो थारपारकर गाय और होल्स्टीन फ्रिसियान सांड, इन दोनों को लेके जो है क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया है। तो ये गायों की नस्लें और गेहूं की नस्लें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो इसको हम लोग जो है देख लेंगे। ये बहुत पहले से जो है हम लोगों को बोला गया था पढ़ाने के लिए, आज हम लोग जो है इसको पढ़ लिए, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ना, ये 2015-16 में इसके द्वारा जो है दूध के उत्पादन पे थोड़ा ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था, दूध का उत्पादन जो है बढ़ाया गया था। ये चीज़ें हम लोगों को दी गई हैं, ठीक है ना। और पादप प्रजनन में, अच्छा एक और हम लोग गाय देख लें, सुनंदिनी। सुनंदिनी गाय है एक, समझ में आ रहा है ना। तो सुनंदिनी गाय जो है वो भी NDRI में ही विकसित की गई है, समझ में आया ना। लेकिन NDRI केरल में, याद रखें NDRI जो है केवल करनाल में ही नहीं है, और भी जगह है। तो NDRI केरल में विकसित की गई है कौन सी गाय बताएं? सुनंदिनी, ठीक है ना।
इसमें विदेशी नस्ल और देसी नस्ल दोनों का संकरण करा के और अच्छे अच्छे पैतृक गुणों को प्लस दूध देने की क्षमता को बढ़वाया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो सुनंदिनी नस्ल की गायों का नाम जो है हम लोग याद रखेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है बिल्कुल। शहद का आर्थिक महत्व क्या है, ये टेलीग्राम पे भेज दिया गया है। शहद का आर्थिक महत्व और मछलियों का आर्थिक महत्व ये भी हम लोग देख लेंगे। मछलियों का आर्थिक महत्व क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट जो है ना, क्या बनता है बताएं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग एक और नाम हम लोग गेहूं में लिखेंगे, शरबती सोनारा लिखे है ना? हाँ ठीक है, शरबती सोनारा में एक ही नाम लिखे है ना, एक और नाम मेंशन कर लेते हैं। ये जो शरबती सोनारा है ना, शरबती सोनारा में एक है हम लोगों का सोनारा 64 जो कि लाल गेहूं होता है। सोनारा 64 कैसा होता है? लाल गेहूं। ये सोनारा 64 जो है वो कैसा गेहूं होता है? लाल गेहूं होता है। तो इस लाल गेहूं का संकरण करवाया गया है। पता है किससे संकरण करवाया गया है? इस लाल गेहूं का संकरण कराया गया है लार्मा रोजो 64A। क्या नाम है? लार्मा रोजो, ठीक है ना, लार्मा रोजो 64A। समझ में आया ना? इन दोनों का संकरण करा के और कौन सा वैरायटी प्राप्त करवाया गया है? शरबती सोनारा। तो ये जो है हम लोगों को टोटल 6 नाम दिए गए हैं। इन 6 नामों को हम लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग जो है क्या भेज दें? PDF। इसका इमेज चला जाएगा, समझ में आया ना? इसका इमेज जो है टेलीग्राम पे चला जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे, लिख लेंगे घर पे इसको, और वीडियो से भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद जो है हम लोगों को क्या पढ़ना था बताएं? चैप्टर नंबर 13, ठीक है ना। लास्ट इकाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी का। कौन सी इकाई? इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। ये पारिस्थितिकी विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। पारिस्थितिकी ये भी बायोलॉजी का एक बेहतरीन ब्रांच है, और बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में बताएं? जितने भी जीव हैं, समझ में आ रहा है ना, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों का जो परिवेश है वो परिवेश कैसा रहता है, समझ में आ रहा है ना। एक चीज़ और सब लोग ध्यान देंगे कि मतलब जैसे हम लोगों का टेलीग्राम प्राइवेट है, वैसे यूट्यूब चैनल पे भी जितने वीडियोस हैं वो सभी को छुपा दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। यूट्यूब पे क्रैश कोर्स का जितना भी वीडियो था वो सब छुपा दिया गया है। तो अगर किसी को कोई वीडियो चाहिए स्पेशली मैसेज करना होगा, फिर उनको वो वीडियो चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये टोटल वीडियोस जो है प्राइवेट कर दिए गए हैं, टोटल वीडियोस। अब वो उन्हीं को मिलेगा जिनको हम दिखाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट का नाम हम लोग देख लेते हैं, और ये अपने भारतीय वैज्ञानिक थे, देख रहे हैं ना, रामदेव मिश्रा। समझ में आ रहा है ना। तो रामदेव मिश्रा का नाम जो है वो पूछा जाता है कि बताइए किससे जुड़ा हुआ है। रामदेव मिश्रा का नाम किससे जुड़ा है? इकोलॉजी से जुड़ा है, ठीक है ना। पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में ये पूछ दिया है, आगे नहीं पूछेगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब इस बार नहीं पूछेगा। रामदेव मिश्रा का नाम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनको जो है हम लोग इंडिया में फादर कहते हैं किसका? इकोलॉजी का। इनका जन्म कहाँ हुआ था रामदेव मिश्रा का? देखें हम लोग 26 अगस्त 1908 में इनका जन्म हुआ था, और यूनाइटेड किंगडम में लीड्स विश्वविद्यालय से प्रोफेसर WH पियर्सल FRS के अधीन 1937 में पारिस्थितिकी में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, देख रहे हैं ना, PhD की डिग्री इन्होंने ली थी। और उसके बाद जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वनस्पति भाग में पारिस्थितिकी विषय में शिक्षण किया, समझ में आया ना। 50 से तो अधिक जो है इनके चेले हैं जिनको ये PhD करवा दिए। हाँ, 50 से अधिक जो है इनके चेले हैं जिनको PhD करवा दिए, और जगह जगह जो है वो जाके अपना काम कर रहे हैं,
अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वो पारिस्थितिकी में अपना योगदान दे रहे हैं। समझ में आया ना। बहुत सारा जो है इनको अवार्ड भी मिला था। तो इनके बारे में जो है हम लोग याद रखें कि इनका नाम जो है किससे जुड़ा है। एक हो तुम, है ना, यूनिक। देखें, जीव और समष्टियाँ, ये जो है चैप्टर का नाम है। तो जीव और समष्टियाँ चैप्टर में जो है हम लोगों को ज़रूरी क्या है। देखें, इसमें कितना टॉपिक दिया है, 2 ही टॉपिक है। हाँ, न्यू वाला नहीं है। कब का प्रिंटिंग दिख रहा है, ठीक है। कितना टॉपिक है इसमें, 2 ही टॉपिक है। तो 2 ही टॉपिक है। अब इस 2 टॉपिक में जो है देखें हम लोग, ये जीव जो है बताया जा रहा है जीव विज्ञानीय संगठन स्तर। जरा बताएं हम लोग कौन सी चीज़ किससे मिलके बनी है। बृहत अणु, बृहत अणुओं से मिलके क्या बनी है, कोशिकाएं। कोशिकाओं से मिलके उत्तक से मिलके अंग से व्यष्टि, व्यष्टि से जीव, जीव से समष्टि, समष्टि से समुदाय से क्या बना है, पारितंत्र से। देख रहे हैं ना, हम लोगों को छोटे क्लास में पढ़ाया गया होगा कि कोशिकाएं होती हैं। थोड़ा और इसको पतला कर लिया जाए, क्या होती हैं बताएं, कोशिकाएं। तो कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है, उत्तक, ठीक है ना। उत्तक से मिलके अंग, अंग से अंग तंत्र, समझ में आया ना, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से जीव, वही जीवधारी जीव, ठीक है ना। और जीवों से मिलके क्या बनता है, समष्टि। क्या बनता है, समष्टि। समष्टि से मिलके समुदाय, समुदाय से मिलके, समुदाय से मिलके अलग अलग समुदाय मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है। ये लेवल हम लोगों को याद रखना है, किससे क्या बनता है, ठीक है। और पारितंत्र को मिला के क्या बनता है, जीवोम या बायोम। समझ में आया ना, जीवोम या फिर क्या चीज़, बायोम। और कोशिका, कोशिका का निर्माण किन से मिलके हुआ है, बृहत अणुओं से हुआ है। कोशिका का निर्माण किन से हुआ है, बृहत अणु। बृहत अणु जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, समझ में आया ना, ये सब बृहत अणु की श्रेणी में आते हैं। तो बृहत अणुओं को मिला दिया जाए तो किनका निर्माण होगा, कोशिकाओं का। कोशिकाओं से मिलके उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र जीव, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, जीवोम। समझ में आया ना। पूछा जाता है कि बताइए पक्षी क्यों गाना गाता है, पक्षी क्यों गाना गाता है, पक्षी कैसे गाना गाता है। इस समय तो फिलहाल नहीं गाता है क्योंकि उसको ठंडी लग रही होती है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इंसानों का है, इंसान जो है गाना तभी गाते हैं जब ठंडी लगती है, समझ में आ रहा है ना। खास तौर पे नहाने के समय ठंडी में नहाने के समय गाना गाते ज़रूर है, ठीक है। हाँ, इसलिए गाते हैं। वो अपने आप म्यूजिक निकलने लगता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है, दांत किटकिटाना। बुलबुल जो है इसको भी हम लोग गाते हुए सुनते हैं, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है ना कि क्या आपने इसके बारे में पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है। या रात को खिलने वाले जितने भी पुष्प होते हैं वो आम तोड़कर क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, समझ में आया ना। तो सफ़ेद क्यों होते हैं बताएं। हाँ बिल्कुल, कीटों को आकर्षित करने के लिए, ताकि उनमें परागण हो सके। और पक्षी इसलिए गाते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, वाक् यंत्र है, ठीक है ना। और कंपमान अस्थि होती है जिसका प्रचालन हो सकता है। कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं, कैक्टस में इतने सारे कांटे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है। रेगिस्तान में जो है रहना है उसको, कोई भी जानवर आके खा सकता है उसको, समझ में आया ना। तो इसलिए अपने अंदर जो है बहुत सारा कांटा विकसित कर लेता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं ऊँट वगैरह हो गए, समझ में आ रहा है ना, वो सब चीज़ खा जाते हैं। एक और क्वेश्चन, माँ को पहचान लेते हैं, बिल्कुल। चूजे जो है अपनी माँ को कैसे पहचान लेते हैं, बहुत सारी मुर्गियाँ होंगी, हम लोग पहचान पाते हैं कि नहीं, अब एक दूसरे को पहचान लेते हैं ना।
अपने मम्मी पापा को पहचान लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को पहचान लेते हैं, उनमें भी ये क्षमता होती है। जितने पशु हैं ना, नेचर ने उनको बनाया है उस हिसाब से कि उनके अंदर जो है अपनों को पहचानने का गुण रहता है। ठीक है, अब देखें हम लोग सबसे पहले तो देखना है जीव और इसका क्या चीज़, पर्यावरण। ठीक है ना, ये देखें ये चैप्टर जो है ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कुछ आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से बहुत कम आता है। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखें हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि हमारे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन करना और इसके अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता और अवधि, ये सब किस प्रकार वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनते हैं। अभी ठंडी आ गई है, ठंडी क्यों आई है? क्योंकि ठंडी क्यों आई है? हाँ, ठंडी चली गई है, ठंडी आ गई है क्योंकि पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो है क्या हो गई है, बढ़ गई है। और सूर्य से दूरी जो है कम हो जाती है कब? गर्मी में। ठीक है ना, तो यही कारण है मौसम के बदलने का। पृथ्वी अगर एक जगह पे स्थिर हो जाए, आज जहाँ है वहीं कल भी रहे, सालों भर रहे, तो सालों भर ठंडी रहेगी। समझ में आ रहा है ना? और जब नज़दीक जाती है सूर्य के, तो उस समय की स्थिति अगर बन जाती है तो सालों भर गर्मी ही रहेगी। नहीं, पृथ्वी में दो गतियाँ हैं ना जी। मौसम बदलने के लिए जो है उसका क्या है, हाँ, रिवॉल्यूशन है, परिक्रमण है। और दिन रात बदलने के लिए जो है क्या है, घूर्णन गति है, रोटेशन। ठीक है ना, वो अपने अक्ष पे जो है चारों तरफ सूर्य के चक्कर भी लगाती है और अपने अक्ष पे घूमती भी है। दो तरह की गतियां हैं। लट्टू हम लोग नचाए हैं ना जी, लट्टू नाचता भी है और अपना जगह भी बदलता है। तो ये दो प्रकार की गतियां हैं किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, चलें इसके बाद हम लोग देखें हमारे भारत में या पूरी पृथ्वी पर जो है, पूरी पृथ्वी पर विविधताएं, ठीक है ना, या जीवोम कौन कौन से हैं, जीवोम कौन कौन से हैं। अगर पूछा जाए कि बताइए हमारी धरती पे कौन कौन सा जीवोम है, तो हमारे धरती पे मरुस्थल है, हमारे धरती पे वर्षा वन है, टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है ना, टुंड्रा प्रदेश में कैसे लोग रहते हैं? टुंड्रा प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा गोरे लोग रहते हैं, क्योंकि वो नहाते नहीं हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि बर्फ में रहते हैं, एकदम बर्फ में रहते हैं। समझ में आया ना, एस्कीमो कहते हैं उनको। और वो बर्फ के बने घर में रहते हैं जिसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक है ना, तो बरसात हो गया, वर्षण में वर्षा और हिम दोनों शामिल है। ठीक है ना, प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता है। मतलब जो घर बनाते हैं हम लोग, क्या हर जगह के लोग एक जैसा घर बनाते हैं? घर बनाने का तरीका बदलता है। हम लोग अधिकतर जहाँ पे भूकंप आते हैं वहाँ देखेंगे किसके घर बनाए, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ बर्फ़ गिरता है वहाँ पे घर लोग कैसा बनाते हैं, बर्फ़ का घर बनाते हैं। जहाँ बर्फ़ गिरता है, भारत में ही बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बर्फबारी होती है, तो जहाँ पे बर्फ़ गिरता है वहाँ के लोग जो है कैसे घर बनाते हैं, ऐसे, हाँ, स्लोप बनाते हैं, स्लोप बनाते हैं। अपने घर का छत कभी भी फ्लैट नहीं रख सकते हैं। क्यों फ्लैट नहीं रख सकते हैं? बर्फ़ गिरेगा, जमेगा, एक तो उसका पानी है और ऊपर से उसका वजन है। समझ में आया ना, चले आएंगे नीचे हम लोग। ठीक है ना, बर्फ़ बहुत भारी होता है, वजन भी होता है उसमें। और ऐसे अगर स्लोप बनाएंगे तो उसको हम लोग काट के जो है क्या कर सकते हैं, हाँ, गिरा सकते हैं। मशीन भी आता है उनके बर्फ़ को काटने के लिए, हटाने के लिए। ठीक है ना, काट के उसको गिरा देते हैं। कार हम लोग लगाते हैं, कार पे पूरा बर्फ़ जम जाएगा, पूरा बर्फ़ जो है कार से ढक जाएगा। थोड़ा और देर बीत गया तो ज़बरदस्त बर्फ़ जम गया, पता ही नहीं चलेगा कार गई कहाँ। समझ में आ रहा है ना, तो बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, भारत के प्रमुख जो है जीवोम हम लोगों को ऊपर वाले चित्र में दिए गए थे, जिसमें यही सब नाम जो है लिया गया था। ठीक है ना, इसके बाद देखें हम लोग हमारे भारत में
ठीक है ना। भारत में जो है झुलसते राजस्थानी क्या है, मरुस्थल है। निरंतर वर्षा से भीगे मेघालय के वन हैं। गहरे महासागर की खाइयां हैं। समझ में आ रहा है ना। और क्या है बताएं। हाँ, और जो है हम लोगों को ये देखें, ये सब जो है क्षेत्र को दिखाया गया है, देख रहे हैं ना। ये क्या है, ये क्या है बताएं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। और ये क्या है बताएं, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन किसको कहते हैं, जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। पर्ण माने पत्तियां, पाती मतलब गिराने वाले, तो जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। मरुस्थल देख रहे हैं ना। और ये क्या है, कोस्टल एरिया, ये समुंदर है और ये उसका किनारा है। यहीं रहता है सब, टाइगर वगैरह बढ़िया जो है ना। हाँ बिल्कुल, अब वो बाद में हम लोगों को देख लेगा। बेगवती सरिताएं। सरिताएं किसको कहते हैं, हाँ बिल्कुल। ध्रुवीय क्षेत्रों की अस्थाई तुषार भूमि। ध्रुवीय क्षेत्र, तुषार भूमि, बर्फीली भूमि, ठंडी भूमि, ठीक है ना। ऊंचे पर्वत शिखर, गर्म झरने और दुर्गंध युक्त क्या चीज, कंपोस्ट गर्त, ठीक है ना। गर्त यानी गड्ढे, खाई, समझ में आया ना। ये सब हमारे यहाँ की विविधता है। ये ऐसे ऐसे क्षेत्र हमारे यहाँ पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब देखना होगा हम लोगों को कि हमारे जो भी जैव विविधताएं हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, जो भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में दो प्रकार के घटक होते हैं, ठीक है ना। अजीवीय या अजैव एक ही है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है बताएं, दूसरा यहाँ दिया हुआ है बायोटिक, समझ में आया ना। बायोटिक अर्थात जीवीय। देख रहे हैं ना, हमारा पारितंत्र जो है कितने प्रकार के घटकों से मिलकर बना है बताएं, दो प्रकार के घटक। कौन कौन, जैव अजैव घटकों में कौन कौन शामिल है बताएं, मृदा, समझ में आया ना। ये सब जो है अजैव घटकों में शामिल है, अजैव घटक हैं ये, ठीक है। और जैव घटकों में कौन कौन आएगा बताएं, रोगजनक, परजीवी, परभक्षी और क्या चीज, जीव के स्पर्धी, कंपटीटर, जिनके साथ लगातार वो जो है क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, कंपटीशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का। अब देखें एक और चीज, यहां से ना एक डिफिनीशन पूछा जाता है, ठीक है ना। नीके, नीके किसको कहते हैं, निकेत, NICHE, NICHE, नीके, समझ में आया ना। नीके किसको कहते हैं हम लोग, तो नीके जो है किसको कहा जाएगा बताएं। बताया जा रहा है ना कि हम लोग जिन जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की विविधता और पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। और यह सब सामूहिक रूप से जो है क्या कहलाता है, उसका नीके कहलाता है, ठीक है ना। पारितंत्र में हमारे जो जो संसाधन है और उन संसाधनों की उपयोगिता, इन सबको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, नीके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीके। अगला देखें हम लोग, प्रमुख जो है क्या देखना है, अजैव कारक। ये अजैव कारकों को हम लोग देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अजैव कारक एक देख लेते हैं, तापमान एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तापमान देखिए, तापमान जो है ना, आप जानते हैं पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार क्या होता है, बदलता है। और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। कौन सा क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है। देख रहे हैं ना, वो लाइन पढ़े जरा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर उत्तरोत्तर घटता रहता है। समझ में आया ना। ये तो बातें ऑब्वियस सी हैं और ये हमें समझ में आना भी चाहिए। ये जो रेखा हमने बनाई, ये कौन सी रेखा है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। जो भूमि को बीचों बीच बांटती है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो भूमध्य रेखा से हम लोग ऊपर जाएं, भूमध्य रेखा से ऊपर जाएं या नीचे आएं, दोनों ही स्थिति में तापमान क्या होगा, घटेगा। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है,
ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, इस लाइन पे कोई गौर नहीं करता है, लेकिन देखें है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है ना, देखें बताया जा रहा है ना कि ध्रुवीय क्षेत्रों में और उच्च तुंगता मतलब अल्टीट्यूड, हाइट, ज़्यादा हाइट वाले क्षेत्रों में तापमान अवशून्य से लेकर ग्रीष्म में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में कितना तक पहुंच जाता है बताएं। ये अवशून्य का मतलब क्या, माइनस, ठीक है ना। जितना हाई अल्टीट्यूड पे होंगे टेम्परेचर जो है वो माइनस में होगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा। और मरुस्थल में जाएंगे टेम्परेचर जो है क्या होगा, हाई होगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। धरती पर जो है गर्म झरने भी है, गहरे सागर के उष्ण जलीय निकास भी है, ठीक है ना। जहाँ पे गहरे सागर में तापमान कितना डिग्री रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। रूस जो है वो खुदाई कर रहा था, सबसे गहरा जो है क्या चीज़, गड्ढा, पृथ्वी की खुदाई कर रहा था। लेकिन खोदते खोदते जब वो पहुंच रहा है कितना किलोमीटर तक, करीब 8.5 किलोमीटर के आसपास पहुंचा, तो उसके बाद कोई भी मशीन काम करना बंद कर दी। क्यों काम करना बंद कर दी, सब पिघल जा रहा था, हाई टेम्परेचर है, लोहा भी पिघल जा रहा था एकदम। जाने के बाद कोई मशीन काम ही नहीं कर रहा था, फिर उसको बंद किया गया, उस होल को। समझ में आया ना। लोगों के मन में शरारत जो है आते रहती है, उनको देखना था कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक्सपेरिमेंट करना था। समझ में आ रहा है ना। तो एक्सपेरिमेंट करते करते गए, एक हाइट तक जाने के, एक डेप्थ तक जाने के बाद मशीन ही काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो एक और हम लोग देखें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। कहा जाएगा कि पृथु तजापी किसको कहते हैं, पृथु तजापी, समझ में आया ना। तो पृथु तजापी किसको कहेंगे जरा बताएं हम लोग। एक पृथु तजापी होता है और एक तनुतापी होता है, इन दोनों को याद रखेंगे। इसका हिंदी और इंग्लिश, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल, 2 चीज़, 2 नाम, यूरीथर्मल और क्या चीज़, स्टेनोथर्मल। समझ में आ रहा है ना। बताया जा रहा है ना कि कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं, बदलते हुए तापमान को जो सहन कर सकते हैं और उनमें खूब बढ़ते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, यूरीथर्मल। जो ज़्यादा तापमान जो है वो टेम्परेचर इधर उधर हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्मी से सर्दी आती है, लगता है हम लोगों का तबीयत खराब होता है कि नहीं, बुखार होने लगेगा, सर्दी खांसी होने लगेगी। फिर तापमान जब ठंडी से गर्मी आएगी, मौसम बदलेगा, तो तबीयत खराब होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। लेकिन वैसे जीव जो इस बदलते हुए तापमान को सह सकते हैं, तो सह सकते हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग बताएं, यूरीथर्मल। और ऐसे जीव जो बदलते हुए तापमान को नहीं सह सकते हैं, तापमानों की कम, ठीक है ना, परास में ही रहते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल क्या हैं, इनको हम लोगों को देख लेना है। समझ में आ गया ना। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किसके बारे में, जल के बारे में, जल के बारे में कल पढ़ा जाएगा।